अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम हमने क्या रखा, क्या है हमारा टॉपिक, आवेश का क्वांटीकरण। तो एक वर्ड आया यहाँ पास क्वांटीकरण, हमें इसको समझना पड़ेगा कि क्वांटीकरण होता क्या है। अभी क्वांटीकरण किसका होना चाहिए, आवेश का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण से कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर किसी नेचर में, कहीं भी नेचर में, किसी पदार्थ में, किसी मैटर में अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना हो या इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालना हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संभव आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, है ना। हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारे पास कोई एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने गेंद भरा हुआ है, तो उस गेंद में से हम एक गेंद पूरा निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम उस गेंद को आधा कट के आधा निकालेंगे, है ना। मतलब हमें गेंद अगर निकालना पड़ेगा उस बाल्टी से तो हमें पूरे की पूरे गेंद को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हम आवेश के लिए भी हम बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ से हम आवेश निकालेंगे या उसमें हम आवेश को अंदर डालेंगे तो वो जो आवेश होगा न्यूनतम संभव आवेश का पूर्ण गुणज होगा, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी भी पदार्थ में आवेश, किसी भी पदार्थ से आवेश का निकलना अथवा उसके अंदर आवेश का जाना एक न्यूनतम संभव आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और प्रकृति का न्यूनतम संभव आवेश हमने पढ़ा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, आवेश Q किसके बराबर हो जाएगा, N × E, ठीक है, जहाँ पर N हमारे पास कोई भी एक संख्या हो सकती है, कोई भी एक संख्या हो सकती है, और E हमारे पास क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक। उसको भी रोकिए। आवेश के क्वांटीकरण के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम ये जानेंगे किसी चालक को हम आवेशित कैसे करते हैं, है ना। मतलब किसी भी चालक को हम आवेशित करने की विधियाँ। तो हमने जाना था कि किसी भी पदार्थ में हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं घर्षण के माध्यम से। हमने बोला था हमारे पास एक पदार्थ था, उस पदार्थ को हमने घर्षण कराया, घर्षण कराने से इस पदार्थ के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, उस ताकत को हमने नाम दिया हुआ था आवेश। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी पदार्थ को हम घर्षण कराए हमारे पास आवेश उत्पन्न हो गया। ये घर्षण से हम आवेश उन पदार्थों में उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें जो अनावेशित होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। किसी चालक को हम आवेशित करने के लिए घर्षण का सहारा, मतलब घर्षण के माध्यम से हम उनको आवेशित नहीं कर सकते। किसी चालक पदार्थ को हम आवेशित करने के लिए निम्न 2 प्रकार की विधियाँ अपन यूज़ में लाते हैं। सबसे पहली विधि को हम क्या बोलते हैं, चालन विधि। पहली विधि को हम क्या बोलेंगे, चालन विधि। और दूसरी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि, ठीक है, प्रेरण विधि। तो ये हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं क्या करने के लिए, किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी पदार्थ को घर्षण कराने से उसके अंदर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। लेकिन ये चालकों के लिए नहीं है, ये उन पदार्थों के लिए है जो अनावेशित है, ठीक है। लेकिन चालक को आवेशित करने के लिए हमारे पास विधि है। पहले विधि का नाम हमने क्या जाना, चालन विधि। दूसरे विधि को हम क्या जानते हैं, प्रेरण विधि। तो आइए हम समझते हैं कि चालन विधि क्या होता है और प्रेरण विधि क्या होता है। मैंने एक उदाहरण के लेकर चलते जाएंगे, समझते जाएंगे और आप उसको नोट करते जाएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, पदार्थ है। ये मेरे पास कोई एक पदार्थ है और ये पदार्थ जो है अनावेशित है। अनावेशित, अनावेशित का मतलब इसमें चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ अनचार्ज्ड बॉडी। मेरे पास ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इसको मुझे क्या करना है, आवेशित करना है। ये पदार्थ अनावेशित है, इस अनावेशित पदार्थ को मुझे क्या करना है, आवेशित करना है, ठीक है। और आवेशित की विधि मैं कौन सा करूँगा, चालन की विधि, ठीक। तो किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने के लिए हम एक चालक, एक आवेशित पदार्थ, और इसके पास मैं एक आवेशित पदार्थ लाता हूँ और इसके पास मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या है, आवेशित है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास अनावेशित पदार्थ है, अनावेशित
ये मेरे पास कैसा पदार्थ है? आवेशित पदार्थ है, आवेशित। और इनको मैंने क्या कराया? यहाँ पास स्पर्श कराया। क्या कराया? स्पर्श, टच कराया। ध्यान रखिए, यहाँ पास मैंने इसको स्पर्श कराया। तो जब अनावेशित पदार्थ में किसी आवेशित पदार्थ को संपर्कित किया जाता है, संपर्कित का मतलब उसको टच कराया जाता है, ठीक। तो ये अनावेशित का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी पदार्थ अनावेशित नहीं होता, उसके अंदर चार्ज उपस्थित होते हैं, लेकिन जितनी संख्या में धनात्मक आवेश उपस्थित होते हैं उतनी ही संख्या में उसके अंदर ऋणात्मक आवेश भी उपस्थित होते हैं। तो आवेशित का मतलब, अनावेशित का मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही क्या उपस्थित होंगे उसके अंतर्गत? नेगेटिव उपस्थित होंगे। मतलब प्लस और माइनस की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसा हमने जब किया, मतलब जब हम एक अनावेशित पदार्थ को संपर्क में लाया हमने एक आवेशित पदार्थ के, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस अनावेशित पदार्थ में धनात्मक आवेशों की संख्या और ऋणात्मक आवेशों की संख्या दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन इसके पास ये जो आवेशित पदार्थ है इसमें एक प्रकार का आवेश ज़्यादा है, मतलब धनात्मक आवेशों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। और ये दोनों चालक हैं, ये दोनों क्या हैं? चालक हैं। तो इस पर जो उपस्थित धनात्मक आवेश हैं ये अपने धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? ये पॉजिटिव आवेश हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसमें से एक चार्ज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से इसके जो धनात्मक आवेश हैं इसके अंदर आ जाएंगे, और जब ये धनात्मक आवेश इसके अंदर आ जाएंगे तो इसमें धन आवेश की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और मैं बोलूँगा कि ये पदार्थ आवेशित हो गया। क्या हो गया? और आवेशित। और आवेशित में भी कैसा आवेशित हुआ? धनात्मक आवेशित, धन आवेशित, ठीक है। बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि हमारे पास एक अनावेशित पदार्थ था, उसके संपर्क में हमने लाया एक आवेशित पदार्थ। तो इस आवेशित पदार्थ से ये जो प्लस प्लस चार्ज हैं इसको प्रतिकर्षित करेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि ये चालक है तो इसमें धन आवेशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो हमारे पास अनावेशित पदार्थ था वो आवेशित हो जाएगा। किस प्रकार से आवेशित होगा? आंसर, जैसा आवेश हमने उसके पास लाया उसी प्रकार का आवेश उसके अंदर चला गया, ठीक है। इसके अपोजिट में हम ये मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये अनावेशित पदार्थ था, मतलब प्लस और माइनस की संख्या आपस में क्या थी? बराबर थी। तो अब इसमें मैं एक संपर्क में लाता हूँ इसके ऋणात्मक कोई चार्ज, ऋण वाला चार्ज। तो इसको मैंने संपर्क कराया, संपर्क। तो संपर्क कराने से यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संख्या में बराबर है, परंतु इस पदार्थ के पास, इस चालक के पास सिर्फ ऋणात्मक आवेश है, और ये ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने से ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आवेश इसके अंदर आ जाएगा, और माइनस अंदर आने से ये जो पदार्थ होगा ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने के लिए हम एक आवेशित पदार्थ उसके संपर्क में ला देते हैं, और संपर्क में लाने से उसमें सेम उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं चालन विधि द्वारा आवेशन। चालन विधि द्वारा किसी पदार्थ को क्या करना? आवेशित करना, ठीक। इसी प्रकार से सेम उस करिए उसको, इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं चालकों को आवेशित करने की दूसरी विधि, जिसको हमने नाम क्या दिया? प्रेरण विधि, ठीक। आप नोट आउट करते रहेंगे, ठीक। हमने बोला मेरे पास दो पदार्थ हैं, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हम बोलते हैं अनावेशित पदार्थ। अनावेशित पदार्थ का मतलब फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी संख्या में नेगेटिव चार्ज होंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये पदार्थ के पास अनावेशित रहेगा, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसको आवेशित करना है, और आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी आवेशित पदार्थ इसके पास में लाते हैं, ठीक है। लेकिन
जैसे हमने चालन में इसके संपर्क में लाया था, यहाँ पर हम इसके संपर्क में नहीं लाएंगे, यहाँ पर हम उसको कुछ दूरी पर रखेंगे, कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये धनात्मक आवेश, हमने पढ़ा था चार्जेस के समूह में, हमने पढ़ा था कि धनात्मक आवेश आकर्षित करता है ऋणात्मक आवेश को और धनात्मक आवेश प्रतिकर्षित करता है धनात्मक आवेश को। तो ये जो पदार्थ है इसके पास कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेश। और इस पदार्थ के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों है। ठीक, तो ये जो धनात्मक आवेश है इसके अंदर उपस्थित ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षित कर नहीं पाएगा क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? डिस्टेंस है। तो ये क्या करता है, ये जो इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है ये ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ध्रुवित का मतलब ये दो सिरों में बढ़ जाते हैं। जैसे ये इसी का मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा तो ये पदार्थ कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब एक साइड ऋण आवेश हो जाएंगे और इसके दूसरे तरफ प्लस आवेश हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास पदार्थ था, ठीक है, तो हम इसी को थोड़ा सा देखेंगे आगे। तो ये जो पदार्थ है इसके पास धनात्मक आवेश लाने से इसके अंदर आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण नोट कर सकते हैं, ध्रुवीकरण क्या होता है? बार बार ये वर्ड आप पढ़ेंगे, ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण का मतलब होता है पदार्थ के अंदर उपस्थित आवेश दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक, एक साइड में क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक, दूसरे साइड में क्या हो जाएंगे? धनात्मक। ऋणात्मक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पास हमने क्या रखा हुआ है? धनात्मक आवेश। तो ये जो पदार्थ थे जिसके अंदर धन और ऋण बराबर थे, तो ये धनात्मक आवेश इसके अंदर के माइनस आवेश को पास में खींच लेगा और धन आवेश को दूर भेज देगा और बीच में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं? इस पदार्थ को हम संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं और ये संपूर्ण धनावेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी पर चले जाएंगे। इसके पास सिर्फ आवेश बचेगा ऋण आवेश। क्या बचेगा? ऋण आवेश। और हम देखेंगे कि जो हमारे पास पदार्थ था, अब ये पदार्थ क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और किस प्रकार का आवेशित हुआ? तो ये जो पदार्थ आवेशित हुआ, ये पदार्थ हुआ ऋण आवेशित हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पास कैसा लाया हुआ है? धनात्मक आवेश लाया हुआ है। तो धनात्मक आवेश लाने से ये कैसा आवेशित हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। और यदि हम ऋणात्मक आवेश लाते तो ये किस प्रकार से आवेशित हो जाता? धनात्मक आवेशित आवेश हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जाना कि किसी भी पदार्थ को हम कितने विधियों से आवेशित कर सकते हैं। पहली विधि को हम बोलेंगे चालन विधि, दूसरे विधि को हम क्या बोलेंगे? प्रेरण विधि। चालन विधि में किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए उसको हमें संपर्क कराना आवश्यक होता है, जबकि प्रेरण विधि में हमें संपर्क कराना आवश्यक नहीं होता है। चालन विधि में सेम प्रकार का आवेश उसमें उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का आवेश हम उसके पास लाएंगे उसी प्रकार का आवेश उसमें उत्पन्न होगा, जबकि प्रेरण विधि में उसमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, चालन विधि में जब हम आवेशित करते हैं तो वह आवेश हमेशा मतलब निश्चित रहेगा, जबकि प्रेरण विधि में जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये पुनः से अनावेशित हो जाएगा। तो ये चालन और प्रेरण में अंतर हम समझ सकते हैं। एक बात और, चालन प्रेरण की विधि में आवेशों का ध्रुवीकरण होता है, मतलब आवेश दो भागों में बढ़ जाते हैं, जबकि चालन विधि में आवेशों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कूलाम का नियम और एवं इससे संबंधित कुछ उदाहरण जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।